नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम गद्य न्याय मंत्री का अभ्यास करेंगे। न्याय मंत्री गद्य का साहित्य प्रकार है कहानी और इसके लेखक है श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। तो आज हम गद्य 2 न्याय मंत्री का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम न्याय मंत्री गद्य के लेखक का परिचय करेंगे। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उसका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। सुदर्शन जी ने बचपन से ही कहानी लिखना आरंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उसके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उसका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। सुदर्शन जी हिंदी के महान कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ बड़ी ही रोचक थी। साथ ही साथ कोई संदेश भी छुपा रहता है। प्रस्तुत कहानी न्याय मंत्री से भी हमें न्याय में निष्पक्षता का संदेश मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम न्याय मंत्री का अभ्यास करेंगे। इस कहानी का अभ्यास हम हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में करेंगे। तो सबसे पहले न्याय मंत्री कहानी को हम संक्षिप्त में देखेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र है सम्राट अशोक और ब्राह्मण शिशुपाल। सम्राट अशोक अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए एक न्याय मंत्री की तलाश में रहता था। उसको एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। सम्राट अशोक न्याय मंत्री की खोज करने के लिए परदेशी नवयुवक का वेश धारण करते हैं। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचते हैं। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे यह अवसर प्रदान किया। एक दिन एक पहरेदार की हत्या हो जाती है और उस अपराधी का पता लगाने के लिए शिशुपाल रात दिन एक कर देता है और उसे जब यह पता चलता है कि यह अपराध स्वयं सम्राट अशोक ने किया है, तब हत्या का अपराध होने पर भी शिशुपाल निष्पक्ष व्यवहार करता है। वह सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हैं। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह कहानी हमें न्याय में निष्पक्ष रहने का संदेश देती है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों,
आज हम इस कहानी का अभ्यास करते हैं। तो आप अपनी किताबें निकालें। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरण से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए, उनका आदर सत्कार किया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन शाम के अंधकार में ब्राह्मण शिशुपाल के घर एक नवयुवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका आदर सत्कार किया। एक दिवस सांजना समये ब्राह्मण शिशुपालना घरे एक युवक આવ્યો। शिशुपाल अतिथि ગણીને તેનું સ્વાગત કર્યું। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। लेकिन वह युवक इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, पर कुछ कर दिखाना कठिन है। तो यहाँ पर अवस्था यानी कि हालात, सहमत यानी कि राजी, अवसर यानी कि मौका, सुगम यानी कि सरल। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે આતિથ્ય સત્કાર પછી શિશુપાલ રાજ્યમાં ફેલાયેલા ચારે બાજુ ફેલાયેલા અન્યાયની ચર્ચા કરી। યુવક તેના વાતથી સહમત થતો નથી। તેણે કહ્યું, દોષ કાઢવો સરળ છે, કંઈક કરી બતાવવું મુશ્કેલ છે। ત્યારે शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। ત્યારે शिशुपाल તેને કહે છે કે જો અવસર મળશે તો અવશ્ય બતાવી દઈશ કે ન્યાય કોને કહે છે। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराया, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली।
जब वह शिशुपाल और नवयुवक आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब शिशुपाल आजकल हो रहे अन्याय के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन परदेशी उस बात से सहमत नहीं था। वह कहता है कि दोष निकालना सरल है, परंतु कुछ करना कठिन। तब शिशुपाल बोलता है कि यदि मुझे अवसर मिला तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तब वह युवक कहता है, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल कहता है, हाँ। फिर कोई अपराध नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं बचेगा। और ऐसी बातें करके वह धीरे से मुस्कुराकर सो जाता है। तो જ્યારે શિશુપાલ અને પેલા યુવક વચ્ચે ચારે તરફ ફેલાયેલા અન્યાયની વાત થાય છે, ત્યારે પેલો પરદેશી યુવક તેની વાત સાથે સહમત થતો નથી અને કહે છે કે દોષ કાઢવો તે સરળ છે, પરંતુ કંઈક કરવું કઠિન છે। ત્યારે શિશુપાલ તેને કહે છે, જો મને અવસર મળશે તો હું ન્યાય કોને કહેવાય તે દેખાડી આપીશ। ત્યારે પેલો યુવક કહે છે કે શું તમે અવસર ઈચ્છો છો? ત્યારે પેલો શિશુપાલ હા પાડે છે અને પછી પેલો પરદેશી યુવક પણ હસીને કંઈ ન બોલીને થોડી વારમાં સૂઈ જાય છે। સવાર થઈને પેલો પરદેશી શિશુપાલનો આભાર માનીને ત્યાંથી વિદાય લે છે। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। यहाँ पर दो मुहावरों के बारे में बताया गया है। पहला, सहम गया यानी कि सहम जाना, जिसका अर्थ है भयभीत हो जाना। और दूसरा, कलेजा धड़कना यानी कि चकित हो जाना। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहते हैं। शिशुपाल भयभीत हो जाता है। वह समझ नहीं सकते कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया होगा और वह सोचते हैं शायद उस परदेशी ने सम्राट से सच्ची झूठी शिकायत कर दी होगी। जब शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह देखते हैं कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। एक संध्या के समय जो परदेशी नवयुवक बनकर शिशुपाल के घर रात रहता है, वही परदेशी सम्राट अशोक है। થોડા સમય પછી શિશુપાલના ઘરે કેટલાક સિપાહીઓ આવે છે અને તેને દરબારમાં ચાલવાનું કહે છે। શિશુપાલ ભયભીત થઈ જાય છે। એ સમજી નથી શકતો કે સમ્રાટ અશોકે તેને શા માટે બોલાવ્યો હશે। કદાચ પેલા પરદેશીએ જ સમ્રાટ અશોકને સાચી ખોટી ફરિયાદ કરી હશે। જ્યારે તે દરબારમાં પહોંચે છે ત્યારે શિશુપાલ
આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે, કેમ કે જે પરદેશીએ તેના ઘેરે રાતવાસો કર્યો હતો તે જ પરદેશી सम्राट अशोक છે। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक शिशुपाल ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। जब शिशुपाल दरबार में जाकर देखता है कि वही परदेशी सम्राट अशोक है, तब सम्राट अशोक उसे पूछते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तब शिशुपाल पहले तो घबराए, लेकिन फिर बोले, यदि यही सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तब सम्राट अशोक उसे कहते हैं कि कल से आप न्याय मंत्री हुए और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना देता है और कहता है, यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। જ્યારે શિશુપાલ દરબારમાં જઈને જોવે છે કે જે વ્યક્તિએ જે પરદેશી યુવકે તેને ત્યાં રાતવાસો કર્યો હતો તે જ સમ્રાટ અશોક છે, ત્યારે સમ્રાટ એને પૂછે છે કે હું તમને ન્યાયનું અવસર દેવા માગું છું, શું તમે તૈયાર છો? પહેલાં તો શિશુપાલ ગભરાય છે, પરંતુ પછી બોલે છે, જો સમ્રાટની આ જ ઈચ્છા હોય તો હું તૈયાર છું। ત્યારે સમ્રાટ અશોક કહે છે કે કાલથી તમે ન્યાયમંત્રી, અને આટલું કહીને હાથની આંગળીમાંથી રાજમુદ્રા ઉઠાવીને શિશુપાલને પહેરાવી દે છે। સમ્રાટ અશોક આટલું કહીને પોતાના હાથમાં રહેલી વીંટી શિશુપાલને પહેરાવી દે છે અને કહે છે કે આ સમ્રાટ અશોકની રાજમુદ્રા હતી। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के प्रबंध और न्याय की धूम मची गई। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए थे। राज्य की पूरी व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था। पूरे राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी थी। लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं था। यहाँ तक कि लोग अपने दरवाजे खुले रखकर छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की न्याय की धूम मची हुई थी। धूम मचाना यानी कि सुप्रसिद्ध हो जाना। હવે શિશુપાલ ન્યાય મંત્રી બની જાય છે
અને સારા રાજ્યનો કારભાર વ્યવસ્થિત રીતે સંભાળવાનો આરંભ કરી દે છે. પૂરા રાજ્યમાં શાંતિ રહેવા લાગી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. લોકો દરવાજો પણ ખુલ્લો છોડી દે છે અને ચારે બાજુ ન્યાયમંત્રી શિશુપાલની પ્રસિદ્ધિ થવા લાગે છે. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने देखा कि संध्या के समय एक नवयुवक ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ आता है. शिशुपाल उसका आतिथ्य सत्कार करता है. आतिथ्य सत्कार होने के बाद दोनों ही राज्य में फैले हुए अन्याय की बातें करते हैं, लेकिन वह परदेशी इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करना कठिन. तब शिशुपाल उसे कहता है कि यदि मुझे अवसर मिला तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं. कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते हैं और उसे दरबार में चलने के लिए कहते हैं. शिशुपाल पहले तो चिंतित हो जाता है और सोचता है शायद उस परदेशी ने ही सम्राट से कुछ झूठी सच्ची शिकायत कर दी होगी. जब वह दरबार में पहुंचकर देखता है कि वह परदेशी ही स्वयं सम्राट अशोक है. सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय मंत्री बना देते हैं. शिशुपाल बहुत ही राज्य का कारभार संभालने लगता है. कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है. पूरे राज्य में शांति रहने लगती है. चारों तरफ न्याय मंत्री की प्रसिद्धि होने लगती है. तो आज हमने यहाँ तक अभ्यास किया.